सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इंडियन इकोनॉमी, जो बीपीएससी सेकेंड पेपर जीएस का जो एक सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार, उसी में दो क्वेश्चन मैं देता हूं। जो मेरा जो डेली आंसर प्रोग्राम चलता है उसमें जो मैं दो क्वेश्चन दिया था आज लिखने, उसी का मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये मॉडल आंसर डिस्कस जो मैं करने जा रहा हूँ, इससे होगा ये कि आपका ये क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा जो मैं बता रहा हूँ। उसके साथ ही अगर इससे संबंधित अगर और कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा बीपीएससी मेंस में, खास सेकंड पेपर में, तो आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो बता दूं कि जो बहुत लोगों को पता नहीं है हमारे बारे में, कि जो पहली बात तो कि छोड़िए, बीपीएससी मेंस जो 67th होने वाला है लास्ट दिसंबर में, उसको ध्यान में रखते हुए 4 अक्टूबर से मैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम एंड उसी के साथ फुल टेस्ट एंड हाफ टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हूँ, जिसमें अभी तक इंडियन हिस्ट्री एंड बिहार का हिस्ट्री मेंस के पर्पज से हो चुका है। ये 4 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक चला था। फिर 12 अक्टूबर को इंडियन हिस्ट्री एंड बिहार के हिस्ट्री का फुल टेस्ट हो चुका है मेंस का। उसके बाद जो है 13 अक्टूबर से लेके लगभग 20 अक्टूबर तक में इंडियन पॉलिटी एंड बिहार का जो पॉलिटी मिला जुला के है उसको मैं कंप्लीट कर दिया। और 21 तारीख को उसका जो है ना कंप्लीट टेस्ट भी था इंडियन पॉलिटी का, वो भी कवर हो चुका है। 22 अक्टूबर से इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड बिहार का सेक्शन हम शुरू किए हैं। और इसमें होता ये है कि आपको मैं पहले ही ऑलरेडी शेड्यूल दे देता हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, वो मैं वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। तो उसमें जैसे कि अभी 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को 2 दिन में इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार फॉर इंडियन जो एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि और बिहार के कृषि के टॉपिक दिए गए थे। और उससे जो है ना पर डे मैं उसी टॉपिक पे 2 क्वेश्चन जीएस का देता हूँ। तो आपको वो लिख कर शाम में 8 से लेकर 10 बजे तक उसी दिन सबमिट करना होता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और साथ साथ मैं डेली एक डीआई क्वेश्चन भी दे देता हूँ। तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और मैं जो कॉपी चेक करता हूँ वो आपको पर्सनल मैं वीडियो बनाता हूँ आपके कॉपी का, लगभग 10 मिनट का, जितना जैसा आपका कॉपी है उस अकॉर्डिंग, और मैं आपको फीडबैक देता हूँ। और जो मेरा वीडियो फीडबैक होता है, इसी से मैक्सिमम लोगों का आंसर राइटिंग सुधार। और आश्चर्य की बात यह है कि बहुत ही कम दिनों में, मुश्किल से भी मेरा लगभग ये प्रोग्राम 20 दिन भी नहीं हुआ अभी तक, 20 दिन में जो है ना, मतलब 18 दिन लगभग चला है, 18 दिन हो गया लगभग। इसी दिन में जो है ना बहुत सारे लोगों का आंसर राइटिंग कैसे 4 पेज में लिखा जाए, कैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आंसर को डील किया जाए, कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा जाए, कैसे बॉडी पार्ट लिखा जाए, कैसे निष्कर्ष लिखा जाए, और कैसे कौन सा करंट डेटा कहाँ यूज किया जाए, ये इन लोगों ने बेहतर सीखा है। तो जिनको भी जुड़ना है हमारे इस प्रोग्राम से, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप या कॉल करेंगे तो आपको आगे प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो सेकेंड डे का जो क्वेश्चन था उसी के रिगार्डिंग ये मेरा मोड़ा आंसर। और एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं जो भी आंसर देता हूँ, जो भी क्वेश्चन देता हूँ ग्रुप में जीएस में, उन सब का मैं मॉडल आंसर रात में प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप ये जान सकें कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो। और जो मेरा मॉडल आंसर होता है उससे आप दूसरे भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मॉडल आंसर एक पेज का नहीं होता है, सिनॉप्सिस नहीं होता, बल्कि मैं कंप्लीट पूरा 4 पेज का ही मॉडल आंसर देता हूँ कि आपको क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। तो अभी आपको जो मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके पहले मेरा हिस्ट्री का मॉडल आंसर वीडियो आ चुका है, इंडियन पॉलिटी का मॉडल आंसर आ चुका है, और अब इंडियन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों का मॉडल आंसर आ रहा है। क्योंकि कई लोगों को ये होता है कि आखिर कैसे आंसर लिखा जाए, और ख़ासकर जो सेकंड पेपर में तो बहुत लोग को डर लगता है। और मेरा तो आप लोग देखते होंगे, जो मैं लिखता हूँ कि अब जीएस पेपर 2 में डरने की ज़रूरत नहीं। जीएस पेपर 2 में डरने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर जिस तरह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर आप उस तरह से लिखेंगे तो मेरे ख्याल से जीएस 2 में आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और अगर आप प्रॉपर वे में लिखेंगे, खास करके जो इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन है या जो पॉलिटी का सेक्शन है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना। हाँ, बस यही ध्यान रखना है कि हमेशा अपने आंसर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखना है, भूमिका सही रखना है, बॉडी पार्ट सही रखना है, और कंक्लूजन सही रखना है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हैं, आपको सर्वे का डेटा या किसी रिपोर्ट का डेटा जिक्र करना पड़ेगा। अभी जब बताऊंगा, आप देखिएगा मैं अपने आंसर में कैसे एक डेटा का मैं बेहतरीन यूज़ किया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इससे और जिनको 3 ऑप्शनल में एलएसडब्ल्यू या ज्योग्राफी
या हिस्ट्री में से अगर किसी को डी फाइटिंग करना और मेंस फाइटिंग करना है, उसका भी सेम टू सेम ये शेड्यूल है जैसा जीएस का चलता है। उसमें मैं आपका नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, डी फाइटिंग प्रोग्राम होता है मैं चेक करता हूँ और मैं उसका भी मॉडल रेफर देता हूँ। जिनको भी 3 सब्जेक्ट में जुड़ना है, नीचे दिए गए नंबर आप आराम से कॉल कर सकते हैं, तो आपका चीज़ें बता दीजिएगा। अब आइए जो सेकेंड डे का जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन सब पहले पढ़ते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कभी आप मेंस कान पर लिखें तो दिए गए प्रश्नों को मिनिमम 2 टाइम्स पढ़ें, और 2 टाइम्स में पढ़ के जो है ना आप उसके मल्टीपल डायमेंशन को समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पर देखिए सिंपल क्या है कि लिखा हुआ है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण अवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ी खाद्य असुरक्षित वाला देश है। खाद्य और अब यहाँ कह रहा है कि खाद्य और सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, और भारत में जो अखाद्य सुरक्षा है और खाद्य और सुरक्षा के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इससे निपटने हेतु आप कोई एक अल्टरनेटिव समाधान या सॉल्यूशन उसको बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक बार 66 में पूछा था, मेंस में सेकंड पेपर में देखिएगा कि पूछा था कि जो जनसंख्या जो रिपोर्ट जारी करती है यूएनओ की संस्था, उसके रेफरेंस में दिया था कि जो है ना भारत जो जनसांख्यिकीय लभ्यांश की स्थिति में है, इससे इसका क्या लाभ है, क्या इसकी संभावना, ऐसा 66 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भी रिपोर्ट आती है खाद्य सुरक्षा को लेकर, अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया 2021 आया 2022 आया, उसमें इंडिया का स्थान 107वें रैंक पर बहुत नीचे है। तो आपको ऐसे कोई रिपोर्ट या इंडेक्स का रेफरेंस देके उससे कुछ बेसिक चीज़ आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप ऐसे चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का देखिए क्या डिमांड है। अगर ये क्वेश्चन 38 मार्क्स का अगर है, देखिए इसमें कितने पार्ट दिए गए। देखिए सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप समझिए कि आप कितना कहाँ लिखना है। तो पहला तो एक रिपोर्ट का रेफरेंस दिया है, वैश्विक रिपोर्ट कि विश्व खाद्य सुरक्षा ये पोषण रिपोर्ट जारी करती है, आपका जो है ना एक संस्था है वो जारी करती है। तो इसमें आप क्या है, पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा इस रिपोर्ट में या बाकी अन्य जो वैश्विक जो रिपोर्ट हमारे देश के लिए जो प्रकाशित की जाती है, उसमें इंडिया को क्या सच में खाद्य से असुरक्षित देश घोषित किया गया। तब फिर आपको इसमें लिखना खाद्य सुरक्षा क्या होता है, तब इसमें कारण क्या है इसका, तब आपको इसका समाधान सुझाना। मतलब इसमें क्वेश्चन में देखा है ना 3 पार्ट मिलनी है। एक तो आपको थोड़ा सा पहले ये लिखना पड़ेगा, एक पार्ट ये मान लीजिए, दूसरा खाद्य और सुरक्षा क्या होता है ये दूसरा, तीसरा इसका क्या कारण है, और चौथा इसका आपको समाधान सुलझाना है। मतलब आप मोटा मोटी समझिए कि 100 वर्ड आप सारे में लिख सकते हैं, ताकि इक्वल रेशो में लिखना आपको नंबर भी क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। आइए सबसे पहले इसका हम कैसे आपको 2-3 इंट्रोडक्शन लिख के दिखाता हूँ, 2 कम से कम, क्योंकि कई लोगों का मेरा हमेशा कॉल आता है कि सर भूमिका नहीं लिखा जा रहा है, इंट्रोडक्शन नहीं हो पाता। अब देखिए यहाँ पे आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, इसका डर जो है ना आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मैं क्योंकि मैं यहाँ आपको 2 जो है ना भूमिका लिख के दिखा रहा हूँ यहीं पे। देखिए सबसे पहला देखिए ना भूमिका क्या है आपका, कि भूमिका फर्स्ट यहाँ दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में केंद्र और राज्य सरकार को देश के नागरिकों का पोषाहार स्तर बढ़ाने हेतु प्रयास का दिशा निर्देश है। डीपीएसपी अगर आप लोग पढ़े होंगे, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उस नॉलेज का मेंस के आंसर राइटिंग में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, भूमिका में कर सकते हैं या किसी भी पार्ट में कर। और हमेशा संविधान का जो प्रस्तावना है, उसका जो फंडामेंटल राइट है, उसका जो डीपीएसपी और फंडामेंटल जो ड्यूटी है, इन सब का यूज हम लोग कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चन के भूमिका को लिखने में इजीली रूप से कर सकते हैं, और वही मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। परंतु हम लिखे यहाँ पे खाद्य सुरक्षा व पोषण से संबंधित कई वैश्विक रिपोर्टों में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और सुरक्षा वाला देश बताया गया है। अब जैसे हालांकि प्रश्न का डिमांड सिर्फ एक ही रिपोर्ट कह रहा है, लेकिन मैं और भी कई रिपोर्ट आपको यहाँ जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपको और भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इससे लिख सकते हैं। क्योंकि 64th बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है इकोनॉमिक सेक्टर में कि भारत को खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, वर्णन करें। अब भारत को खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए तो ये जो रिपोर्ट जो है, पहली बात तो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में, भारत जो है 107वें नंबर पर, कितने पर, 121 में, पहला बात। और इस रिपोर्ट में देखिए क्या क्या बात है जो कहा गया, जो इंडिया के लिए बहुत ही एक तरह से समस्या पैदा कर रही। पहला तो ये कहा गया है कि जो चाइल्ड वेस्टिंग होता है, मतलब चाइल्ड वेस्टिंग मतलब क्या, लंबाई के अनुपात में वजन कम होता है, मतलब कि लंबाई
कि रेशियो अगर लंबाई जित होता क्या है कि जब बच्चे का जब लंबाई के अकॉर्डिंग उसका वजन भी होना चाहिए उसी रेशियो में, लेकिन यहाँ क्या है कि लंबाई तो ज़्यादा है बट उसका वजन कम, इसको होता है चाइल्ड वेस्टिंग। और ये हमारे देश के 18% बच्चों पे है, बच्चों के साथ है समस्या, जो एक बड़ी समस्या है। उसके बाद इसमें कहा गया कि हमारे देश में अल्प पोषण जो है वो लगभग 16-17% आबादी अल्प पोषित, हमारे कुपोषित हैं। लगभग समझिए कि 224 मिलियन आबादी, बहुत बड़ा आबादी हो जाता है, मतलब कई कई देशों से भी अधिक आबादी ये है। चाइल्ड एक स्टिंटिंग होता है, इसको इसका अर्थ क्या होता है कि उम्र के अनुसार कम ऊंचाई, उम्र उम्र ज़्यादा है लेकिन उसका हाइट नहीं बच्चे का बढ़ रहा है, और ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 35% है। ये कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति हमारे देश के लिए दिखा रहा है। आप ऐसे करके देखिए, कई लोगों का हमको कॉल आता है कि सर डेटा का ज़्यादा यूज कर देते हैं। देखिए डेटा का हम अधिक यूज नहीं करते हैं। आप खुद बीपीएससी मेंस का पेपर देखिए, वहाँ जब आप क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा है 66 या 65 में, कृषि की उत्पादकता, उत्पादन की प्रवृत्तियों का वर्णन करें, उसके ट्रेंड या नेचर क्या था। अगर जब तक आप ऐसे प्रश्नों में जब डेटा यूज नहीं करेंगे, कब प्रोडक्शन कितना हुआ, तब तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। अगर एक और क्वेश्चन 66 में पूछा है कि पिछले 3 वर्षों से बिहार जो है ना 10% के आर्थिक वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है, तो इसको आगे बढ़ने में किन किन क्षेत्र का योगदान है। जब तक आप कुछ डेटा नहीं लिखेंगे, फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, पाई चार्ट नहीं, क्या लगता है आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको एवरेज मार्किंग कर। इसलिए जो है ना मेंस में जो है खास करके सेकंड पेपर में आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन में डेटा यूज करना पड़ेगा, रिपोर्ट का यूज करना पड़ेगा, इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा, तभी आपको बेहतर अंक मिलेंगे, नहीं तो अन्यथा आप तैयार रहें 12 से लेके 13 नंबर के बीच में। और मेरा जो कॉपी में अपना जो बीपीएससी आरटीए कॉपी दिखाया हूँ, उसमें हमको इकोनॉमिक्स सब में 22 से लेके 23 मार्क्स है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारे डेटा का यूज किया है, फ्लो चार्ट का यूज किया, डायग्राम का यूज किया। अगर ऐसे आप कॉपी को लिखेंगे 22-23 के लिए तैयार है, अन्यथा एवरेज लिखें तो आप 12-13 के लिए भी तैयार है। देखिए 10 नंबर का अंतर होता है, 10 नंबर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। आप देख लीजिए, आप फैसला आपके हाथ में है। अब देखिए अगला है, हम जिक्र किए यही वैश्विक एक पोषण रिपोर्ट 2022 में कहा गया है 15 से लेकर 49 आयु वर्ग की आधी से अधिक भारतीय महिलाएं एनीमिया, मतलब कि खून की कमी से पीड़ित है। देखिए कितना बड़ी समस्या है। अगर महिलाएं हैं खून की कमी से, अगर इस एज की महिलाएं पीड़ित होगी, ऑब्वियस सी बात है स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं देगी। अगर माँ ही बीमार तो बच्चा बीमार, और बच्चा और बीमारी कहीं ना कहीं हमारे देश पर एक तरह से कहीं ना आर्थिक बोझ बढ़ाता है। अगर महिलाओं में बीमारी बढ़ेगा, बच्चों में बीमारी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश को उस पर काफ़ी अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप ऐसे लिंकेज करके अगर आंसर को लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब वीडियो फीडबैक देता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि उनके कॉपी में लाइन बाय लाइन देख के बताऊँ आपको यहाँ इसको जोड़िए, इसको यहाँ हटाइए। तो ये कैसे होगा? ये जब आप कॉपी चेक कराइएगा, क्या जब लिखिएगा तभी आपका होगा। ऐसे सिर्फ सोचने और बैठने से नहीं होता है। आगे इसमें ये भी लिखा हुआ है, भारत ने, इसमें कहा गया है भारत मात्र जो भारत ने 13 वैश्विक पोषक लक्ष्यों में से मात्र 7 को ही पूरा किया। मतलब कुछ कुछ लक्ष्य दिया गया था, जैसे कि सोडियम या और भी तो विटामिन ए, विटामिन बी सब बच्चों को पूरा होना चाहिए, लेकिन इसमें भारत मात्र जो है ना 7 पर ही प्राप्त कर चुका है, कर पाया है। आगे विश्व में जो अभी जो क्वेश्चन का डिमांड में यही है कि खाद्य सुरक्षा पोषण अवस्था रिपोर्ट जो है ना आपका जो FAO जारी करती है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसका मुख्यालय रोम में है। इसमें कहा गया है कि भारत में लगभग ना 31 से लेकर 32% आबादी गंभीर खाद्य और सुरक्षा से जुड़ रहा है। इस और ध्यान रखिए, कई लोग का ये भी सोचना होगा, हमको कॉल है इतना डेटा एग्जैक्ट कैसे लिखें। हम इसके लास्ट वीडियो में भी बताए थे, जब भी कभी आप डेटा यूज कर लगभग लिख दें। अगर मान लें आपको 31.36 अगर याद नहीं है, आप लिख दें लगभग 31 या 32% आबादी, लगभग लिखने में, मतलब आप हमेशा सेफ जोन में हैं। एग्जामिनर ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो एग्जैक्ट डेटा आप वही लिखा। लगभग लिखने से क्या होता है, एक अनुमान, अच्छा ठीक है इतना बच्चा याद नहीं कर सकता, लगभग लिखा तो काम उसका चल जाएगा। लगभग लेकर आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, अगर एग्जैक्ट आपको याद नहीं है। लेकिन मेरा सलाह है कि कुछ डेटा, एग्रीकल्चर का डेटा या और भी कई सारे GDP का कितना रेशियो कृषि में है या सेवा का कितना है, उद्योग, एक जगह कहीं ना डेटा एक पेज में लिख लीजिए, ताकि उसका मेंस के एग्जाम में आपको यूज अच्छे ढंग से कर पाए। तो ये तो देखिए मैं एक आपको भूमिका लिख के दिखाया। अब अगर दूसरा अगर इसी का भूमिका अगर लिखना, देखिए क्या लिख सकते, देखिए दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि UNO के सतत विकास लक्ष्य 2 का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भुखमरी का अंत
खाद्य सुरक्षा व बेहतर पोषण उपलब्ध कराना है, परंतु कई वैश्विक रिपोर्ट में भारत को खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर देश घोषित किया गया है। देखिए, अब पहले वाले भूमिका में हमने क्या लिया था, आर्टिकल 47 का जिक्र किया, और इसमें मैंने क्या जिक्र किया, इसमें मैंने यूएनओ के जो आपका जो एसडीजी जो गोल है जो 2015 से लेकर 2030 तक चलने वाला, उसका मैं जिक्र किया। वही देखिए, आप जब भूमिका लिखेंगे, जब आप नहीं सोचेंगे, जब आप कलम उठाएंगे ना, तभी आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट एंगल चलेगा। और ऐसे बैठने, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का 2-3 भूमिका अपने अकॉर्डिंग लिखिए, और हमेशा कोशिश कीजिए भूमिका 3, 4, 5 मतलब कि 4 से लेके 6 लाइन तक। ही नहीं कि कई लोग तो करते हैं कि 10 लाइन भूमिका है, तब जब आप 10 लाइन जब भूमिका लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बाकी पार्ट तो छूट जाएगा ना। और बीपीएससी नंबर तभी देता है जब आप इक्वल रेशियो में हर एक पार्ट को लिखेंगे, ये हमेशा बात ध्यान रखें। बाकी इतना लिखने बाद तो अलग अलग रिपोर्ट जो ऊपर बताया, यहाँ आप उसको लिख देता, आपका ये हो जाएगा। अब आइए जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि खाद्य और सुरक्षा क्या है। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ऐसे करके आप सर्कल बना सकते हैं। मैं लिखा हूँ कि इसका अर्थ खाद्य सुरक्षा से एकदम विपरीत है, और जैसा टर्म से ही पता चलता है, अर्थात धन या संसाधन के अभाव में पोषण युक्त व पर्याप्त भोजन का सेवन ना कर पाना है। मतलब पैसा की कमी है, वो आदमी अनाज नहीं खरीद पा रहा है, इसका मतलब उसका क्या है, खाद्य में असुरक्षा है। अब देखिए, खाद्य जब असुरक्षा होगा, फूड जब इनसिक्योरिटी होगा, तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा। तो सबसे देखिए, हमें लिख दिया एलिमेंट या तत्व। पहला, भोजन की उपलब्धता ना होना, मतलब स्टॉक उसके घर में नहीं है, उसके घर में खाने को रात में क्या खाएगा ठिकाना ही नहीं है उसको। अगला, भोजन की पहुंच भी नहीं है, मतलब कि हमारे देश के लास्ट पायदान पे जो खड़े व्यक्ति हैं, चाहे भिखारी हो या जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके तक भोजन की एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है। और भोजन वहनीय नहीं है, मतलब कि उनके पास खरीदने को पैसा नहीं है। ये हुआ खाद्य और सुरक्षा के मेन एलिमेंट। ऐसे करके अगर दिखाएंगे फ्लो चार्ट डायग्राम में, तो नंबर ऑब्वियस सी बात मिलना तय है। तो हमें लिख दिया इस प्रकार, किसी देश में खाद्य और सुरक्षा एक विकराल समस्या को दर्शाता है। खासकर भारत जैसे 140 करोड़ आबादी वाले देश के सामने यह एक गंभीर चुनौती के रूप में खड़ा है। ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट, इसका जो कहता है कि खाद्य और सुरक्षा के क्या कारण। देखिए, हम अब इस कारण को या काउज के कई सारे एंगल में बांट के आपको बता। देखिए, हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी कभी कोई कारण लिखे तो उसको कई मतलब कि डायमेंशन में ब्रेक कीजिए। पहला, आर्थिक कारण, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐसे कई सारे कारण आपको सोचना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। कहीं से कॉपी पेस्ट जब भी कुछ चीज़ करें तो थोड़ा दिमाग लगा के करना ही। हमको देखिए, आपका आंसर अलग कैसे होगा, जब आप कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, एक्स्ट्रा सोचेंगे लिखने के तरीके को लेके, तभी आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। अब देखिए, मैं क्या लिखा हूँ, पहला आर्थिक कारण दिखाया हूँ, क्या कि देश की लगभग 21% आबादी का, देखिए मैं यहाँ लगभग यूज किया हूँ। हमको 21 पॉइंट मान लो 7 या 9% अगर याद नहीं है तो लगभग लिख देंगे। मैं बार बोलता हूँ, लगभग सब लिखना, कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको एग्जैक्ट रेट ना, मोटा मोटी हाँ इतना ही चीज़ें हो रहा है, ठीक ना। देश की लगभग 21% आबादी गरीब है, पहली बात पता है आपको। गरीबी की वजह पोषण युक्त भोजन नहीं खरीद पाते, जैसे कि खास करके झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग। यहाँ आप एग्जाम्पल जरूर दें, देखिए लाइव एग्जाम्पल और रियल एग्जाम्पल देना एग्जाम आपके प्रश्नों के क्वालिटी को और लेवल को बहुत बढ़ा देता है। और आप देखिए, एक एक नंबर बहुत रखता है मायने बीपीएससी के एग्जाम में। आगे है, बेरोजगारी की दर लगभग कितना हमारे 11-12% रहता है। और अगर बेरोजगार लोग रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या वो अपने लिए खाना खा पाएंगे, बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। यहाँ लिखा है कि खास के शहरों में जो लोग जो बेरोजगार हैं, उनके सामने खाने की सबसे बड़ी समस्या। क्योंकि देखिए, एक ही आंसर में सब कुछ लिखना संभव नहीं था। मेरी बात को सुनिए, आप उसको वहाँ पे अगर लिखिएगा। हमें लिखा निम्न आय का होना। हमारे देश में देखिए, बिहार की आबादी लगभग मुश्किल से ना 50 या 55 हज़ार के आसपास है पर वार्षिक, और देश का लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख के रेंज में है। तो कहने का मतलब कि आय ही कम है। अगर लोग के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या हो, खाने को खरीदेगा, वही लिखा हुआ है। और बिहार के कुछ जिलों का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं।
हरित क्रांति में सिर्फ और सिर्फ चावल और गेहूं पर हमने फोकस किया, और भी जो पोषक तत्व वाले अनाज हैं जैसे कि दाल है या और भी पर हमने फोकस नहीं किया, इसलिए हमारे देश में देखिएगा पोषण की एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की काफ़ी हमारे देश में कमी। अगर देखिए, अगर हर एक जगह हर एक गांव में, पंचायत में अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर इंडिया में लग गया होता तो वहाँ क्या होता, भंडारण, वहाँ पे कच्चे माल को भंडारण करने की सुविधा होती। तो अब जैसे मान लो कई सारे सब्जी या फल इसलिए हमारे देश में ख़राब हो जाते क्योंकि उसका स्टोरेज का कोई सुविधा नहीं है। तो अगर ऐसी सुविधाएं ग्रामीण लेवल पर हो तो लोग उसको खा सकते हैं। और यहाँ कहा गया 25% अनाज सिर्फ और सिर्फ भंडारण क्षमता की कमी के होने की वजह से हमारे देश में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अगला देखिए, मैं लिखा हूँ धार्मिक कारण। धार्मिक रुझान कहता है कि हमको मीट मांस नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। तो मांसाहार के प्रति लोगों का निगेटिव जो सोच है उससे भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत आता है, और लोगों को लगता है कि नहीं अंडा चूँकि मांसाहार है नहीं खाना, जबकि अंडा प्रोटीन का सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है। अब देखिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचनात्मक कारण है, जैसे कि हमारे इसमें परिवहन का नहीं सुविधा है, स्टोरेज की अगर मान लीजिए कि कहीं गन्ना का अगर खेत है तो गन्ना का खेत बहुत अंदर में है, वहाँ तक फर्क पहुँच ही नहीं पा रही है, तो क्या वो गन्ना या और भी कोई फल या फूल सब्जी जो भी खेत में उगता है क्या बाजार तक सही ढंग से आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे भी कमी है। अगला है प्राकृतिक कारण, यहाँ इसमें क्या लिखिएगा, बाढ़ सूखा के कारण फसल बर्बाद हो जाता है, कभी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, और हमारे देश में अनियमित वर्षा होती है। आप लिखें कि अनियमित वर्षा से फसलों में वो पोषक तत्व नहीं आ पाते हैं, ये भी कारण। अगला हमारे कुछ सरकारी नीति भी कुछ खतरनाक किस्म का, जैसे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को दिया जाता है वो सिर्फ अनाज के पक्ष में है, गेहूं और चावल के पक्ष में, बाकी और जो पोषक युक्त जो फसलें हैं उसके पक्ष में नहीं है सरकारी नीति। अगला लिखिए, पीडीएस की दुकान में भ्रष्टाचार है, और हमारे देश में जो टीकाकरण जो बच्चों को या महिलाओं को दिया जाता है उसमें भी आपको काफ़ी कमी देखने को मिलता है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण जैसे कि डब्ल्यूटीओ का, आपको पता है कि डब्ल्यूटीओ हम हर एक देश पर दबाव डालता है कि आप मैक्सिमम से अधिक जो है ना सब्सिडी अपने देश के किसान को नहीं दे सकते हैं। तो हमारे देश में भी वही है कि डब्ल्यूटीओ का सब्सिडी कम करने का पर डब्ल्यूटीओ का ना हमारे देश की सरकार को बोलता है कि आप सब्सिडी कम करो, इससे भारत गरीबों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध नहीं करा पाएगा। वैसी बात है, अगर सब्सिडी कम मिलेगा तो अनाज महंगा हो जाएगा। और अभी कोविड-19 से महामारी में भी जो खाद्य और सुरक्षा की स्थिति हमारे देश में भयावह हुई, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया तो लोगों को अनाज मिलना भी मुश्किल हो गया। तो ये देखिए मैं कैसे एक ही प्रश्न के कई सारे डायमेंशन को ब्रेक किया कि आर्थिक कारण भी हो सकता है इसका धार्मिक कारण हो सकता है, अवसंरचना हो सकता है, प्राकृतिक और सरकारी नीति और अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हो सकता है। अगर आप ऐसे किसी भी प्रश्न के हर एक एंगल को लिखेंगे तो आप अच्छे नंबर के लिए तैयार रहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि खाद्य और सुरक्षा से निपटने हेतु सरकार के क्या क्या प्रयास हैं। आपको पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2023 आया था, जिसमें कि ग्रामीण के लगभग 75 और शहरी के लगभग 50% आबादी को पीडीएस के तहत अनाज दिया जा रहा है। आपको पता है कि एकीकृत बाल विकास योजना चल रहा है, जिसमें बच्चों और महिलाओं को शामिल किया गया है। मिड डे मील में आपको पता है कि 8वीं क्लास तक के बच्चे को भोजन दिया था स्कूल में। पोषण अभियान हर एक सितंबर के महीने में चल रहा है, 2018 से ही बच्चों और महिलाओं के लिए मेनली चलाया गया है। फूड फोर्टिफिकेशन मतलब कि किसी फसलों में ज़्यादा विटामिन या और भी चीज़ को डाल देना, जैसे कि गोल्डन राइस हो गया, ये काम किया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष बच्चों और महिलाओं को टीकाकरण दिया जा रहा है। और ईट राइट इंडिया मूवमेंट अभी चलाया था सरकार ने, जिसमें कि क्या आपके खाने के लिए जागरूकता फैलाने का था, ठीक है। फिर देखिए मैं यहीं पे बगल में बिहार सरकार के भी प्रयास लिख दिया, जैसे कि आप देखे होंगे कि कोविड के समय में दीदी की रसोई चला है, कई सारे हॉस्पिटल में जीविका दीदी का चलाया जा रहा है। कृषि रोड मैप 1, 2, 3 में कहीं ना कहीं खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का मतलब क्या है, लोगों को अनाज मिलेगा। जैविक कृषि को बढ़ावा, मखाना की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर घर नल का, अब जल अगर सुरक्षित पहुंचेगा तो लोग बीमार कम पड़ेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी स्थापना हो रही है, घर घर शौचालय भी बन रहा है। एक राजीव गांधी किशोर योजना मतलब सबला योजना, जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों के लिए, उनमें क्या प्रॉब्लम, खून की कमी है, कोई भी चीज़ बीमारी को सॉल्व करने के लिए सरकार 2013 या 2014 में चलाई है। हम लिखें आगे, उपरोक्त केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के बावजूद खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है।
सकता नहीं, किया जा सका हुआ है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए हम देखिए कैसे हर एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से जोड़ेंगे, ये आप में कला होनी चाहिए। हम यहाँ उपरोक्त क्यों लिखें, इसलिए लिखें ताकि अगला जो इसके जो पहले का जो पैराग्राफ लिखे थे उसको नेक्स्ट पैराग्राफ से लिंकेज कर सके। आपको इस कला सीखनी पड़ेगी लिखने के लिए। आप देखिए क्या क्या प्रयास उठाए जा सकते हैं आपको लिखना पड़ेगा। मैं क्या लिखा हूँ, पोषण को अलग अलग चश्मे से देखना पड़ेगा। मतलब कि बेहतर पोषण केवल भोजन तक ही सीमित नहीं। अभी हमारे देश का सरकार सिंपल ये सोचता है कि भाई पीडीएस के दुकान में चावल गेहूं पहुंचा दिया जाए, बस पोषण हो गया। क्या लग रहा है सिर्फ यही पोषण? नहीं, बिल्कुल ये पोषण नहीं है। इसके साथ ही साथ हमको स्वास्थ्य पे, जल पे, स्वच्छता पे, सामाजिक मानदंड पे, लैंगिक दृष्टिकोण को भी शामिल करना पड़ेगा। अतः एक व्यापक रणनीति बनेगा, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी आपको पोषण कार्यक्रम को जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे अगर मान बिहार में अगर जीविका दीदी है, जीविका दीदी को ये कहा जाए कि आप पोषण को अपने ग्रामीण लेवल पर लागू, कितना अच्छा हो जाएगा। आगे देखिए सामाजिक सोशल ऑडिट आपको पीडीएस की दुकान का होना चाहिए, मिड डे मील का होना चाहिए। क्या मिड डे मील में सही भोजन बच्चे को मिल रहा है या नहीं मिल। आपको भी पता है कि मिड डे मील में काफ़ी धांधली देखने को देश भर में मिलती है। इसका सोशल ऑडिट मस्ट होना चाहिए। निगरानी के लिए आईटी का प्रयोग होना चाहिए। फिर पीडीएस की दुकान का आधुनिकीकरण, मतलब आप देखिएगा कई सारे पीडीएस के ऐसे दुकान, अनाज तो ला लिया लेकिन उसको कोई चूहा खा रहा है, कोई बकरी खा रहा है, तो ऐसे में कैसे होगा। तो ये चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। अगला आपको क्या करना पड़ेगा, लिख सकते हैं एक एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन बना दो कॉरिडोर। जैसे कि आपको नॉर्थ, आप रोड में सुने होंगे कि एक नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है, नॉर्थ टू साउथ है, एक वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर है। इसी तरह के आपको पहचानना पड़ेगा कहाँ बच्चे ज़्यादा कुपोषित हैं। ऐसे करके आपको एक कृषि पोषण गलियारा बनाना पड़ेगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर ग्राम पंचायत या महिला मुखिया को संचालन का जिम्मेदारी देना पड़ेगा। मान गाँव की जो मुखिया है, महिला है मुखिया, मान लीजिए अगर उनको ये कहा जाए कि आप जो है ना पोषण के चीज़ों को देखो, बच्चे में क्या कमी है नहीं है, तो बेहतर कर पाएंगी क्योंकि वो एक माँ भी होती है। या बिहार में जीविका दीदी को ऐसे काम दिए जा सकते हैं। अब संरचना का विकास करना पड़ेगा, घर घर सड़क बिजली पहुंचाना पड़ेगा। अपशिष्ट जो हम लोग जो बर्बाद जो भोजन करते हैं उस पर रोक लगना चाहिए। कई सारे हमारे जो 5 सितारा होटल है या बड़े बड़े चीज़ों में शादी विवाह में काफ़ी भोजन आप देखते होंगे बर्बाद कर दिए होंगे, या हम लोग भी जब खाते थे उतना हम जब भी हम कभी भोज या कुछ भात हम लोग या शादी विवाह में जब जाते हैं वहाँ अपने खाने को हम बर्बाद कर देते हैं, काफ़ी सारे भोजन बर्बाद होते हैं। ऐसे जो हमको रोकना पड़ेगा। हमको बफर स्टॉक करना पड़ेगा भोजन का। खाद्यान्न कूपन ऐसी प्रणाली सिस्टम लागू करना पड़ेगा कि कूपन दिखा के कहीं भी लोग कोई खाद ले सकता है। आपको जेनेटिकली मॉडिफाई फसल भी उगाना पता कि इसमें क्या है कि आपको एक ही फसल में अलग अलग पोषक तत्व डाल के चीज़ें उगाना पड़ेगा। और जो वन नेशन कार्ड आया है उसको भी सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इतना आप ऐसे करके लिखेंगे तो आप इसके प्रयास को बेहतर ढंग से लिखें, अन्यथा अगर ऐसा नहीं लिखे तो आपको इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब यहाँ देखिए अंतिम में वही कि हो गया। अब निष्कर्षतः भारत को खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल करना होगा। यहीं पे मैं लिखा हूँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए जूझ रहा हो उसे दर्पण नहीं समझा जा सकता। कितना बड़ा बात ये आज से लगभग समझिए कि 70-80 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने बोल के गए हैं, जो कि आज भी अक्षरतः उसको हम क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। 100 साल लगभग हो गया, ठीक ना। वही लिखा हूँ, यदि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल होना है तो उसे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आप ऐसे करके देखिए किस तरह से अपने आंसर को 4 पेज में बहुत ही बारीकी से टू द पॉइंट लिख सकते हैं। और ये जो मैं मोराना आपको दिया हूँ, देखिए एक भी कहीं आपको एक्स्ट्रा लाइन अगर दी है तो हमको बताइए, कहीं भी मैं अपने इस मोराना लफाजी नहीं किया हूँ, बस जो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा एग्जाम का वही मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। आप ऐसे लिखना सीखें जो मैं सिखा रहा हूँ और ये बहुत आपको हेल्पफुल देगा।
इस तरह जो मैं बता रहा हूँ शायद ही कोई ऐसा आपको हेड गाइड करे, इसलिए इसे सीखें और इससे लाभ उठाएं। और कॉपी जरूर किसी न किसी अच्छे एक मेंटर चेक करें जो ताकि आपके कमियों को बेहतर ढंग से ढूंढ कर बता सकें। अब आइए जो सेकंड क्वेश्चन दिया था आज के मॉडल टेस्ट सीरीज में या डी प्रोग्राम में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज का जो क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन था कुछ ऐसा था, क्योंकि अभी ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है बिहार और भारत के लेवल पे, जैविक कृषि। उसका नाम है ऑर्गेनिक कृषि से आप क्या समझते हैं, इस खेती की प्रमुख विशेषताओं, इससे होने वाले लाभों की चर्चा करें, साथ ही भारत और बिहार सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करें। अगर ये मान 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले मोटा मोटी ये लगाओ कि किसमें हमको कितना, पहला तो जैविक कृषि किया, आप इसमें कोशिश करो कम से कम जो है 50-60 शब्द तो लिखो ही लिखो क्या होता है, ठीक। अगला, इस खेती की क्या विशेषता है, इसमें भी आप कोशिश करो कि लगभग ना 80 से लेकर 100 वर्ड लिखो। फिर इसका क्या लाभ है, यहाँ भी आप लगभग 100 या 100 के वर्ड के आसपास लिखो। फिर अंतिम में दिखाओ कि भारत और बिहार सरकार के द्वारा इस दिशा में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एक पार्ट को छोड़ेंगे नंबर भी आपको छूटा हुआ ही टाइप का मिलेगा। इसलिए मेरा सलाह है सबसे पहले रीड द क्वेश्चन, देन फ्रेम द क्वेश्चन, देन थिंक, देन राइट। इतना काम अगर आप कर लेंगे तभी आपका एक बेहतर आंसर होगा, नहीं तो अन्यथा डायरेक्ट अगर बिना सोचे लिखना शुरू करेंगे तो आपको आंसर अच्छा नहीं होगा। चलिए आइए हम देखिए कैसे इसका आंसर लिखें, उसको भी आप देखिए। बाकी इनका इंग्लिश में इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं देखिए कैसे कई लोगों को हमेशा डाउट सर कैसे भूमिका लेकर, देखिए भूमिका कहीं मंगल ग्रह से नहीं आता, आपको इसी पृथ्वी ग्रह पर रहकर थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचना पड़ेगा कि नहीं हमको कैसा भूमिका लिखा है। अब देखिए मैं सिंपल क्या किया हूँ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट एक है जो पूरे विश्व में 120 से अधिक देशों में जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके अनुसार जैविक कृषि सतत व धारणीय विकास से प्रेरित है जो जमीन के पारिस्थितिक व मानव स्वास्थ्य में बैलेंस बनाए रखती है। अर्थात यह कृषि एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक की जगह गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर व जैव कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ में जैविक कृषि क्या होता है इस चीज़ को हमने दिखा दिया। आगे देखिए कुछ और हम फैक्ट लिख दिए। अगर ये फैक्ट अगर नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ लिखे हैं सिक्किम पहला जैविक राज्य। 2016 में पीएम मोदी जी ने सिक्किम को 100% जैविक खेती राज्य घोषित किया है। सरकार, स्थानीय किसान, अन्य संगठनों ने 2003 से 2016 तक कड़ी मेहनत के बदौलत 75,000 हेक्टेयर की कुल कृषि भूमि को जैविक कृषि बदलने में काम किया। यह सम का बात है। इस कार्य हेतु सिक्किम राज्य जैविक बोर्ड का गठन सब किया। छोड़िए हटाइए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ये क्यों आवश्यक है, आप देखिए क्यों लिखिएगा। आज जब भारत के अधिकतर राज्य प्रथम हरित क्रांति के पर्यावरण समस्या, आपको पता है 1966 में जब हरित क्रांति लागू हुआ था उससे कई तरह की पर्यावरण समस्या, चाहे वो मृदा अपरदन हो या जल प्रदूषण हो, ये कई समस्याएं विकराल हो चुकी है। और इस स्थिति में हमको एक ही मात्र उपाय है जैविक कृषि में लिखा हूँ। कई तरह की पर्यावरण समस्या, मृदा अपरदन, जल की कमी, अम्लता से जूझ रहा है। वैसी स्थिति में जैविक कृषि भारत जैसे खाद्यान्न और कृषि प्रधान देश के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही कृषि में व्याप्त अन्य समस्याओं को भी निदान कर सकता है। मतलब आप इसको आवश्यकता में ऐसे करके लिख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन का डिमांड नहीं है फिर भी मैंने लिख दिया। आगे अब इसका प्रत्येक विशेषता क्या है देखिए। विशेषता में क्या है देखिए, इसके गुण फीचर्स क्या है देखिए। हम यहाँ देखिए एक ऐसे बगल में फ्लो चार्ट बनाए। कई लोगों का ये भी कहना होता है हमसे फ्लो चार्ट बनता ही नहीं। देखिए फिर बोलो बार बार, राइटिंग स्किल का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको लिखना पड़ेगा। मैं हमेशा जब भी हमको कोई कॉल आता है खास गर्ल्स को आता है तो उसको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग कभी रोटी बनाते थे, क्या फर्स्ट टाइम जब हम रोटी बनाते क्या रोटी हमसे गोल बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। हाँ, रोटी गोल कब बनता है? जब हम 8 दिन 10 दिन 20 दिन अगर हम लगातार रोटी बना लेते हैं तो रोटी अपने आप गोल होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस जब तक आप लिखने का नहीं करेंगे तब तक आप कैसे कहाँ डालेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर ऐसे करके जो है एक
बना दी। यहाँ फ्लोचार्ट की क्या लक्षण है देखिए, यहाँ समझिए। इसमें हरी खाद होता है, फसल चक्र होता है, जैविक प्रबंधन होता है, पशुपालन होता है, जैव उर्वरक होता है, खाद होता है और वर्मी कंपोस्ट इसके मुख्य लक्षण हैं। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि परंपरागत पद्धति है यह कृषि की परंपरागत पद्धति है जहाँ जिसके तहत खेतों की गहरी जुताई नहीं की जाती है, सिर्फ हाथ से ही खरपतवार हटाकर छोटे गड्ढे में बीज को डाल दिया जाता है। मतलब कि इसकी गहरी जुताई नहीं होती है। हरी खाद का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद उर्वरक की जगह गोबर की खाद, केचुआ आदि का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक कीटनाशक की जगह नीम के पत्ते का घोल तैयार किया जाता है। आगे देखिए, इसमें हम लोग करते हैं फसल चक्र, मतलब कि एक बार कुछ और तो अगले बार कुछ और हम फसल लगाते हैं ताकि मृदा की उर्वरता बनी रहे। पशुपालन करते हैं, जैविक कृषि पशुपालन पर टिकी, क्योंकि गोबर कहाँ से आएगा, आपको तो पशुपालन से ही आएगा। पर्यावरण हितैषी है ये जैविक कृषि, पर्यावरण की शुद्धता, जल और वायु की शुद्धता, जल धारण क्षमता बढ़ाने वाली प्रकृति होती है। यह प्रकृति का धरोहर माने, यह जो है ना जैविक कृषि पृथ्वी को ही धरोहर मान, बोला कि इनका जैविक कृषि सिंपल यही है कि ये प्रकृति पर ही क्या है, डिपेंड है। अगला इसका लक्षण है मृदा संरक्षण। यह खेती मृदा संरक्षण पर क्या है, आधारित है, क्योंकि मिट्टी की गहरी जुताई नहीं की जाती है, नाम मात्र की जुताई की जाती है और कम लागत व अधिक लाभ वाली ये खेती है। तो ये आपका जो है ना कुछ जो है ना इस जैविक कृषि का हो गया क्या, लक्षण या विशेषता। तो अब ऐसे अगर देखिए, मैं एक पेज में काफ़ी टू द पॉइंट रहते हुए इसकी विशेषता को बताया हूँ। अब क्वेश्चन का डिमांड था इसके क्या लाभ हैं। अब देखिए, अब लाभ को कई लोग बहुत सिंपल वे में लिखा। अब देखिए, मैं लाभ को कैसे अलग अलग डायमेंशन में आपको लिख के दिखाया हूँ। देखिए, और इस तरह का जो मोड़ा आंसर है ना, मेरे ख्याल से अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, लाभ पहला, किसानों के लिए क्या लाभ है, मृदा को क्या लाभ है, उपभोक्ता को क्या लाभ है, अर्थव्यवस्था को क्या लाभ है और पर्यावरण को क्या लाभ है। अब बताइए, इस प्रश्न में जो लाभ है इससे अधिक और कुछ डायमेंशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अगर आप, मैं फिर बार बार बोलता हूँ, किसी भी प्रश्न को जब आप लिखें तो एक भी डायमेंशन छोड़े ही नहीं। हर एक डायमेंशन को अगर जब फ्लो चार्ट में भी दिखा देंगे, एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हाँ, आप तैयार रहिए ऐसे आंसर को लिखने के लिए, यही आप फिर। और मैं जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराता हूँ अपने द्वारा, तो बस मैं यही फोकस करता हूँ आपका आंसर कैसे टू द पॉइंट हो, मैं इसी पर फोकस करता हूँ। एक भी एक्स्ट्रा बात मत लिखिए, क्योंकि नंबर उससे नहीं मिलने वाला है। कहानी बनाएंगे तो नंबर कहानी टाइप का मिलेगा। आइए देखिए, पहला कृषकों के लिए क्या है, भूमि उपजाऊ होगा, ये क्षमता में वृद्धि होगा, सिंचाई कम लागत, सिंचाई अगर कम लागत भी कम होगा, और कृषि लागत तो 30% कम कर देगा किसानों का ये। आत्मनिर्भर, अगर किसान अगर जैविक खेती करेंगे, उनके घर में खुद गोबर हो जाएगा, खुद आपका उनके पास बीज हो जाएगा, तो उनको तो आत्मनिर्भर बन जाएंगे ना। अगला है अत्यधिक मुनाफा, क्योंकि अभी जो है जैविक उत्पादकों की मांग भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ा है। अगला मृदा के लिए कितना देखिए फायदेमंद है ये, मृदा की उर्वरता बढ़ेगी, जल धारण की क्षमता बढ़ेगी, जल का संरक्षण होगा, ये सब हो सकता है। फिर देखिए, उपभोक्ता के लिए क्या होगा, सबसे पहली बात तो महिला सशक्तिकरण होगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, बेहतर स्वास्थ्य हो सकता है उपभोक्ताओं का, बीमारी से लड़ने की क्षमता हो जाएगा, और बच्चे बूढ़े पर भी पॉजिटिव प्रभाव, क्योंकि केमिकल तो इसमें होगा ही नहीं। या उपभोक्ता हमको ये फायदा हो सकता है, खास महिलाओं को अधिक फायदा होगा, क्योंकि महिलाएं कोई सामान खरीदती है। अगला अर्थव्यवस्था में देखिए क्या हुआ, निर्यात को वृद्धि हो सकता है, घरेलू और कृषि आधारित व्यापार हो सकता है, फसल लागत कम हो सकता है, किसान की आय वृद्धि हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि हो सकता है, रोजगार भी बढ़ सकता है, और संसाधनों का संरक्षण भी हो सकता है। और अंतिम, पर्यावरण को देखिए क्या होगा, भूमिगत जल में वृद्धि हो सकता है, मृदा जल प्रदूषण नहीं होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा, कचरे का हम पुनः प्रयोग करेंगे, हमारे घर का कोई कचरा है उसको हम खाद बना सकते हैं, और जैव विविधता का संरक्षण तो होगा ही होगा। ऐसे भी अगर आप फ्लो चार्ट अगर लिखेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। आगे आइए, अब उपर्युक्त लाभों को देखते हुए भारत और बिहार सरकार ने जैविक कृषि को क्या बढ़ावा दिया। देखिए, हर एक बात समझिए कि मैं बार बोलता हूँ कि हर एक आंसर के एक पैराग्राफ को या एक पार्ट को दूसरे पार्ट से लिंक करना सीखिए। अब यहाँ वही लिखा हूँ कि क्या इसका लाभ है, देखिए सॉरी क्या प्रयास,
भारत सरकार के प्रयास में लिख दिया हूँ और बिहार सरकार के भी प्रयास में लिख रहा हूँ। देखिए, पहला राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र खुला है, गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। परंपरागत कृषि विकास कार्यक्रम 2015 में चलाया गया, तो जो परंपरागत तरीके से खेती पर जोर देता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में चलता है। सब्सिडी अनुदान दिया जाए इस पर। 2018 में 35 लाख हेक्टेयर पर इसका खेती हुआ था, ठीक ना। बिहार देखिए क्या करे, गंगा के किनारे जिलों में जैविक कॉरिडोर लगाया जा रहा है, आपको पता है गंगा के किनारे और भी जगह और इसको बढ़ाने का प्रयास है 25 जिलों में, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सिक्किम से बिहार सरकार ने किया है समझौता, जैविक खेती के लिए आपको मिल रहा है अनुदान मिल रहा है। उसके बाद कृषि रोड मैप तीसरा में यही बात कहा गया है, और जल जीवन हरियाली के तहत भी जो है ना ऐसी बात हो रही है। और बिहार सरकार कृषि जलवायु स्मार्ट खेती का बढ़ावा दे रही है। तो इतना लिख दिए। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि हालांकि जैविक कृषि में कुछ समस्याएं भी है, मैं अपने अलग से लिखा हूँ। जैसे इसमें आपको श्रम सघन चाहिए, मतलब इसमें आपको लेबर की संख्या अधिक होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो हाथ से होता है, तो लेबर अधिक चाहिए, आपको टाइम लग सकता है इसको खेती करने में। जैविक खाद की कमी हमारे देश में, गोबर नहीं है, ठीक ना, ज़्यादा समय लगता है। और इसमें एक चीज़ क्या है कि उत्पादन कम होता है। इसी देखिए, मान लीजिए कि अगर आप केमिकल अगर यूज करेंगे तो जल्दी और कम समय में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, लेकिन इससे आपका उत्पादन कम हो सकता है। और चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो बढ़ती जनसंख्या को आपको खाद्य सुरक्षा भी उपलब्ध कराना है, तो जैविक कृषि से सिर्फ नहीं हो सकता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो श्रीलंका की सरकार ने जो है ना जैविक कृषि को करना अनिवार्य कर दिया था, जबकि वह देश जैविक कृषि के लिए तैयार नहीं था। ऑब्वियस सी बात, अगर हमारे देश में सिर्फ जैविक कृषि हम करेंगे तो खाद्यान्न संकट तुरंत आए। इसलिए हमको धीरे धीरे जो है ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की इसमें आवश्यकता, इन्हें कि अचानक पूरे देश में अनिवार्य कर दिया जाए, ये दिक्कत होगा, ठीक है ना। यह श्रीलंका में दिक्कत हुआ। अगला है तुरंत गरीबी निवारण, यानी तुरंत आपको ये गरीबी खत्म नहीं कर सकते क्योंकि उससे इनकम नहीं होता है उतना। अगला है इसमें शिक्षण प्रशिक्षण की काफ़ी कमी, कैसे खेती किया जाए ये हमारे देश के किसान इसके बारे में अब उतना अवेयर नहीं है, ये हमने कुछ यहाँ निगेटिव भी बता दिया मौजूद है, ठीक न, जिस कारण भारतीय किसानों के बीच लोकप्रिय ये नहीं हो रहा है। अब आपको आगे की राह भी बताना है। अब मैं क्या लिखा हूँ देखिए आगे की राह में, कि द्वितीय हरित में अनिवार्य बनाया, मतलब द्वितीय हरित क्रांति जो देश में लागू है, जब लागू कई राज्यों में नहीं हुआ, वहाँ जहाँ लागू होगा तो अनिवार्य बनाया जाए। किसानों को सब्सिडी व अनुदान बढ़ाए, राशि बढ़ाई जाए। जैविक उत्पादों को बाजार में ब्रांडिंग किया जाए। कई सारे उपभोक्ता तो ब्रांड देख के सामान खरीदते हैं ना, अगर ब्रांडिंग का तो अच्छा रहेगा। जैविक तकनीक संस्थानों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि इसको बढ़ावा दे सके जैविक कृषि को। अब यहीं पर निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि जैविक कृषि एक सदाबहार खेती है, जिसके अनुप्रयोग से भारत में कृषि में मौजूद पर्यावरण समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही यूएनओ के एसडीजी के लक्ष्यों को भी प्राप्ति भी हम कर सकते हैं, जो गोल है। तो ऐसे करके अगर आप अपने आंसर को इंड करेंगे तो एक बेहतर इंड माना जाएगा। बाकी इसमें और भी आप कुछ लिख सकते हैं, अगर आपको इच्छा है तो भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए कैसे आप जो है 4 पेज में, मैं बार बोलता हूँ, आप कोई भी आंसर को 4 पेज 3.5 पेज 4.25 पेज में आराम से इजीली लिख सकते हैं, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसमें यही है कि आप इस दोनों मेरे मॉडल आंसर से चीज़ों को देखिए, चीज़ों को सीखिए, और जो है ना अगर ये चीज़ आपको अच्छा लगे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ने से आपको इतना फ़ायदा होगा कि तो खैर आप जुड़ेंगे तभी पता चलेगा, तो बाकी इच्छा आपकी। तो इस वीडियो को देखिए, ठीक ना, इसका लाभ। और बाकी अभी जो है इकोनॉमिक्स का मेरा पूरा वीडियो अभी आएगा, मतलब कि एग्रीकल्चर का आएगा, पॉलिटी का वीडियो अभी नहीं आया है, फिर करंट का आएगा, क्योंकि मॉडल आंसर का वीडियो बना पड़ता है, टाइम इसमें चला जाता है। बाकी और भी ग्रुप सब चलता है तो वहाँ भी ध्यान देना पड़ता है। तो देखते हैं समय के साथ जैसे हमको समय मिलेगा तो सब कुछ आपका वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप इससे लाभ उठावें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।